नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। वन शिफ्ट वन एग्जाम का नारा, एस्पिरेंट्स ने किया यूपी पीसीएस आयोग का घेराव, नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हुआ प्रदर्शन। 11 नवंबर को मनी मौलाना अबुल कलाम आजाद और आचार्य जेबी कृपलानी की जयंती, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के मौके पर मनाई जाती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। और बाकू में शुरू हुई COP29, फाइनेंस कॉप रखा गया नाम, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देश चाहते हैं फंडिंग। आइए शुरू करें। यूएन के आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। इस सबसे ज्यादा आबादी वाले देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और इस उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज स्थित लोक सेवा आयोग के सामने हजारों की तादाद में हाथों में तख्ती लिए पहुंचे हैं युवा। तेज नारों के साथ बैरिकेड तोड़ते ये युवा किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि आयोग के मुताबिक तो इन्हें राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा अगले महीने दिसंबर में ही देना है। लेकिन फिर भी ये लोग सड़कों पर हैं और इनकी मांगे हैं इनका एग्जाम एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में कराया जाए। आयोग के इस एग्जाम को एक ही दिन में न कराए जाने के पीछे के तर्कों को समझने से पहले एक बार इस एग्जाम को थोड़ा बैकग्राउंड से समझ लेते हैं। देखिए, जिस तरह केंद्र के स्तर पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग है यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों का चुनाव करता है, वैसे ही राज्यों के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग यही काम करता है। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है प्रयागराज। एक समय प्रयागराज ही दिल्ली के बजाय सिविल सेवा परीक्षा का गढ़ माना जाता था। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के मुताबिक इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इसी अनुच्छेद में 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी बारे में बात की गई है, उनके गठन की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 264 के तहत किया गया था। स्थापना के 2 दिन बाद श्री DL ड्रेक ब्रॉकमैन ICS ने पहले अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य स्तर पर संयुक्त अवर परीक्षा आयोजित कराता है। इस परीक्षा में 3 स्तर हैं। पहले स्तर पर प्रारंभिक परीक्षा, दूसरे स्तर पर लिखित परीक्षा और तीसरे स्तर पर इंटरव्यू आयोजित की जाती है। हालिया मामला प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा है। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साल 2024 के लिए संयुक्त अवर परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी थी 17 मार्च 2024 को, लेकिन फरवरी 2024 में आयोग द्वारा आयोजित रिव्यू ऑफिसर यानी आरओ की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इसके बाद मार्च में आयोजित होने वाली इस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया था। फिर नई डेट आई 27 अक्टूबर, लेकिन चूंकि आयोग के ऊपर एक लीक प्रूफ एग्जाम कराने का भारी दबाव था तो आयोग इस डेट में भी एग्जाम आयोजित नहीं करा पाया। तब से लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। कई तरह के चैनल्स के जरिए कई तरह की खबरें सामने आ रही थी। आयोग के अंदर से बाहर आने वाली ये कॉन्फिडेंशियल खबरें भी कई बार विद्यार्थियों का मनोबल तोड़ती हैं। खबर कितनी जरूरी है या गैर जरूरी, उससे किसी का फायदा होना है या नुकसान, ये बात मायने नहीं रखती, लेकिन ये बात मायने रखती है कि किसी संवैधानिक संस्था का नोटिस प्रॉपर चैनल के जरिए ना आकर किसी दूसरे माध्यम से आ रहा हो। जब इस तरह के नोटिसेज बाहर आ सकते हैं तो आयोग की कार्यप्रणाली की शुचिता पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। ऊहापोह की स्थिति के बीच आयोग ने 5 नवंबर को जारी नोटिस में कहा कि प्रारंभिक परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 सत्रों में 41 जनपदों में आयोजित की जाएगी। इसके बाद से ही विद्यार्थियों में रोष है, जो आज सड़कों पर भी उतर आए हैं। आयोग ने फरवरी में आयोजित हुई आरओ की परीक्षा के लिए भी नोटिस जारी कर दिया है। यह परीक्षा 22 दिसंबर को 2 पालियों में और 23 दिसंबर को 1 पाली में आयोजित की जानी है। अभी हाल ही में आयोग ने इस परीक्षा में एक ही पेपर करवाने का नोटिस जारी किया था। तो ये परीक्षा 3 शिफ्ट में आयोजित होगी, मतलब इसमें पेपर के लेवल 3 होंगे, जिससे नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव इस परीक्षा पर ज्यादा होगा। अब एक बार नॉर्मलाइजेशन का तरीका समझ लीजिए, जिसे लेकर एस्पिरेंट्स विरोध जता रहे हैं। जब एक या एक से ज्यादा शिफ्ट में परीक्षा होती है तो वहां नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। हर दिन के पेपर सेट अलग अलग होते हैं और उनके सवाल भी अलग अलग होते हैं। ऐसे में एक शिफ्ट का पेपर कठिन हो सकता है और दूसरे शिफ्ट का आसान हो सकता है।
इस तरह दोनों शिफ्ट्स की परीक्षा कभी समान लेवल की नहीं हो सकती। उस स्थिति में दोनों शिफ्ट को नॉर्मल करना होता है ताकि किसी को नुकसान ना हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। जितने ज्यादा शिफ्ट होते हैं, नॉर्मलाइजेशन का असर उतना ज्यादा होता है। मेंस यानी लिखित परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की तरह की एक प्रणाली होती है, स्केलिंग, जो कि पहले से लागू है, लेकिन इसे प्रीलिम्स में लागू करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। एक ऐसा एग्जाम जिसमें 0.5 मार्क्स से भी आप बाहर हो जाते हैं और फिर पूरे साल उस प्रोसेस में शामिल होने का इंतजार करना होता है, उस एग्जाम में प्रीलिम्स में नॉर्मलाइजेशन को सिर्फ इसलिए लागू कर देना क्योंकि आयोग इतनी संख्या में एस्पिरेंट्स को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, ये तर्क कहां तक उचित है। एक बार के लिए ये मान भी लिया जाए कि वाकई में उत्तर प्रदेश में इस दर्जे के संस्थान नहीं है कि एक बार में इतनी बड़ी संख्या में एस्पिरेंट्स का एग्जाम सीसीटीवी की निगरानी में कराया जा सके, लेकिन ये कितना निराशाजनक है कि जो देश दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का रिकॉर्ड रखता है, जो देश नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी के गौरवशाली इतिहास का दंभ भरता है, वो देश अपने ही देश के स्टूडेंट्स को सिर्फ इसलिए सड़कों पर उतरने दे रहा है कि इस देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के पास एक ऐसी बिल्डिंग नहीं है कि वो हजारों की संख्या में एक साथ बैठाकर एग्जाम करा सके। क्या हम एक ऐसा ऑडिटोरियम तैयार नहीं कर सकते जो दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स को बैठाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दे? क्या ये हमारे देश को वैश्विक मंच पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितना रुतबा नहीं दिला पाएगा? मेरा यह मानना बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानजनक स्थान नहीं देना चाहिए। देश के गौरवशाली इतिहास को भरपूर सम्मान देना चाहिए, लेकिन जहां हम इतिहास को संजोने के लिए कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, तो क्या भविष्य की पीढ़ियों के लिए कई 100 करोड़ की बिल्डिंग नहीं बना सकते? लेकिन हमारी सरकारें ऐसा नहीं करती क्योंकि शिक्षा और उससे जुड़े मुद्दे इस देश के चुनावी मुद्दे नहीं हैं। स्टूडेंट्स के लिए बनी हिमायती संस्थाएं इनके मुद्दों को चुनावी मुद्दे बना ही नहीं पाती। ये देश जीडीपी का शिक्षा में होने वाला खर्च कितना है, इसे लेकर वोट नहीं देता। आज एस्पिरेंट्स ने विरोध जताया है, देखते हैं आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद और आचार्य जेबी कृपलानी की जयंती मनाई जाती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके कार्यकाल के दौरान 1951 में देश के पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT का गठन हुआ। साथ ही 1953 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन अस्तित्व में आया। साथ ही AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन भी उनके ही कार्यकाल में गठित हुई। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया के स्थापना में भी उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने उर्दू में एक वीकली जर्नल अल हिलाल की शुरुआत की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। उन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था। जीवट राम भगवान दास कृपलानी को आचार्य कृपलानी के नाम से जाना जाता है। वे महान गांधीवादी और समाज सुधारक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1946 में बने और देश की स्वतंत्रता तक इस पद पर रहे। उन्हें आचार्य की उपाधि से गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन के दौरान नवाजा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के भविष्य को शेप करने में शिक्षा की महत्ता को बताता है। भारत सरकार ने शिक्षा के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इसमें एक बेहद अहम कदम है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके जरिए शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को यूनियन कैबिनेट के द्वारा जुलाई 2020 में ही मंजूरी दी गई है। ये शिक्षा नीति भारत की ओवरऑल शिक्षा प्रणाली में सुधार के साथ 21वीं सदी की जरूरतों के लिहाज से तैयार की गई है। इसके अलावा PM श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, इस योजना को सितंबर 2022 में मंजूरी दी गई थी। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस योजना के तहत 14,500 से ज्यादा स्कूलों को इन स्कूल में गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराई जानी है। साथ ही ऐसे कौशल को उभारने की कोशिश की जाएगी जो 21वीं सदी में मददगार हों। इसके अलावा समग्र शिक्षा योजना को कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2026 तक एक्सटेंड किया है। योजना 2021-22 से शुरू होकर 2026 तक लागू रहेगी। इसे समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 नाम दिया गया है। इसे प्री स्कूल से शुरू करके 12वीं तक शिक्षा के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। सरकार ने उल्लास वित्त वर्ष 2022 से 27 के लिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की है। इसका मकसद 15 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सशक्त बनाना है जो अशिक्षित हैं। पूरे भारत में लागू ये योजना नई शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक है। ये योजना शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा लागू की जा रही है। योजना में केवल फाउंडेशनल लिटरेसी
और न्यूमरेसी की बात नहीं की गई है, बल्कि इसमें उन कंपोनेंट्स को भी शामिल किया गया है जो 21वीं सदी के नागरिकों की ज़रूरत है। इसमें क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कॉमर्शियल स्किल्स, हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर शामिल हैं। वहीं निपुण भारत पहल से मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 2025 तक प्राथमिक स्कूलों में यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से ही निपुण भारत पहल शुरू की गई है। इस मिशन का लक्ष्य है कि देश का हर बच्चा कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और अंकगणित में दक्षता हासिल कर ले। इसके अलावा विद्यांजलि योजना के जरिए समुदाय की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाकर शिक्षा में गुणवत्ता लाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही यूनियन कैबिनेट ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को हाल ही में मंजूरी दी है। 2024-25 से 2030-31 के बीच इस योजना का बजट 3600 करोड़ रुपए का रखा गया है। यह योजना उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के मकसद से लाई गई है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ही लाया गया है। इसमें ऐसे मेधावी छात्र जो वित्तीय समस्या के चलते उच्च शिक्षा में दाखिला नहीं ले पाते, उनकी वित्तीय समस्या को दूर किया जाएगा। योजना के तहत कोई भी विद्यार्थी जो क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, उसे कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन मुहैया कराया जाएगा। ये लोन बैंक और वित्तीय संस्थानों के जरिए पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया से मुहैया कराया जाएगा। अगर संस्थानों की बात करें तो विद्यार्थी ने हायर स्टडी के लिए जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, उसकी NIRF रैंकिंग ऑल इंडिया 100 एंड स्टेट में 200 या इसके भीतर होनी चाहिए। इसमें निजी और सरकारी दोनों तरह के इंस्टीट्यूट शामिल होंगे। ये लिस्ट हर साल NIRF द्वारा जारी रैंकिंग से अपडेट की जाएगी। योजना के तहत 7.5 लाख रुपए तक के लिए 75% तक की क्रेडिट गारंटी सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है और उन्हें सरकार की किसी स्कॉलरशिप योजना का लाभ नहीं मिलता, उन्हें 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। ये ब्याज सब्सिडी हर साल 1 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। यूएन का जलवायु परिवर्तन पर आयोजित होने वाला सालाना सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में आज से शुरू हुआ है। COP29 के नाम से मशहूर इस सम्मेलन का मुख्य फोकस उन देशों के लिए नए वित्तीय लक्ष्यों पर है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। 2 हफ्तों तक चलने वाले इस इवेंट को फाइनेंस कॉप कहा जा रहा है। इसका मकसद जलवायु फंडिंग के लिए पुराने $100 बिलियन के लक्ष्य को बढ़ाकर नए और अधिक पर्याप्त वित्तीय साधन हासिल करना है। भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और वल्नरेबल कम्युनिटीज की रक्षा के लिए वित्त, तकनीक और ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच बहुत जरूरी मुद्दे हैं। भारत ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में बताया है कि उसे पेरिस समझौते के तहत 2030 तक अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगभग $2.5 ट्रिलियन की जरूरत होगी। देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए अमीर विकसित देशों को जिम्मेदार माना जाता है, जिन्होंने जीवाश्म ईंधनों के बूते अपने देशों में औद्योगिकीकरण के क्रांति से लेकर वर्तमान समय तक के विकास को अंजाम दिया। अब ये देश विकासशील और गरीब देशों से महंगी ग्रीन एनर्जी पर निवेश करने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में विकासशील देशों का कहना है कि हम ग्रीन एनर्जी यूज करेंगे, लेकिन फंडिंग विकसित देशों को करनी होगी जो पृथ्वी की इस स्थिति के लिए वास्तविक तौर पर जिम्मेदार हैं। भारत का नेविगेशन सिस्टम नाविक बहुत जल्द आप अपने फोन में यूज कर पाएंगे। दरअसल भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने हाल ही में घोषणा की है कि वे
नाविक को सिविलियन यूज के लिए उपलब्ध कराएंगे, जो कि अभी तक रणनीतिक यूज तक ही सीमित है। नाविक के सिविलियन यूज के लिए इसरो ने L1 बैंड के साथ 7 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा भी की है। इनमें से एक सैटेलाइट लॉन्च भी किया जा चुका है। देखिए, नाविक दुनिया के अन्य नेविगेशन सिस्टम की तुलना में अधिक सटीक है और सरकार इसकी पहुंच को व्यापक बनाने के लिए काम कर रही है। नाविक यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन एक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो अमेरिका के जीपीएस की तरह काम करता है। ये रियल टाइम इंडिजिनस पोजिशनिंग और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज यानी LBS जैसी सुविधाएं मुहैया कराता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के 1500 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है। इस क्षेत्र में नाविक सिग्नल संभवतः उन क्षेत्रों में भी उपलब्ध होते हैं जहां पहुंच पाना कठिन है। जीपीएस के मुकाबले नाविक उच्च भूस्थिर कक्षा में उपग्रहों का उपयोग करता है। ये उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर गति से मूव करते हैं, इसलिए वे हमेशा पृथ्वी के उस रीजन की मॉनिटरिंग कर पाते हैं। नाविक के सिग्नल भारत में 90 डिग्री पर पहुंचते हैं, जिससे भीड़ भाड़ वाले इलाकों, घने जंगलों या पहाड़ों में स्थित डिवाइसेस तक आसानी से पहुंच बन पाती है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका यूज ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC को डायरेक्ट करंट यानी DC में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अगर अपने आसपास इसके यूज को देखें तो चार्जर में रेक्टिफायर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए डायरेक्ट करंट का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। आज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उनका शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। न्यायमूर्ति खन्ना न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे और उनकी नियुक्ति 11 नवंबर 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। न्यायमूर्ति खन्ना ने 1983 में वकील के रूप में करियर की शुरुआत की और उन्हें 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया था। NTPC ने अपने 50वें स्थापना दिवस पर भारत के पहले CO2 से मेथनॉल कन्वर्जन प्लांट को लॉन्च किया है। यह CO2 उत्सर्जन को कम करने, ग्रीन फ्यूल प्रोडक्शन और इनोवेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रोसेस में उद्योगों से उत्पन्न CO2 उत्सर्जन को फ्लू गैस से सीधे कैप्चर किया जाता है। कैप्चर्ड CO2 नवीनीकरणीय सोर्स से प्राप्त हाइड्रोजन के साथ एक विशेष उत्प्रेरक के जरिए प्रतिक्रिया करता है। इस उत्प्रेरक को NTPC द्वारा विकसित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप मेथनॉल उत्पन्न होता है। इस मेथनॉल को ईंधन या रासायनिक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद हाल ही में पुणे में शुरू हुआ। यह इस अभ्यास का तीसरा संस्करण है जो 2 चरणों में आयोजित होगा। इसमें पहले लड़ाई की तैयारी और रणनीतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर वैलिडेशन फेज आयोजित होगा। इसका मकसद अर्ध रेगिस्तानी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में इंटरऑपरेबिलिटी क्षमता को मजबूत करके सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। इस दौरान आतंकवाद रोधी अभियान, छापेमारी, तलाशी और नष्ट करने जैसे ऑपरेशंस का अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास की शुरुआत 2022 में हुई थी और पहला संस्करण महाजन, राजस्थान में आयोजित किया गया था। इसे भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। इजरायली शोधकर्ताओं ने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिससे कंप्यूटर डेटा को सीधे मेमोरी में प्रोसेस कर सकते हैं बिना CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से। यह तकनीक डेटा ट्रांसफर की ऊर्जा और समय की समस्या को हल करती है, जो मॉडर्न कंप्यूटिंग में एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इस सॉफ्टवेयर का नाम PYPIM है, जो PY यानी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और PIM यानी प्रोसेसिंग इन मेमोरी तकनीक को जोड़ता है। इससे डेटा को सीधे मेमोरी में प्रोसेस किया जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म डेवलपर्स को आसान तरीके से PIM कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर राइट करने की सुविधा देता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 जारी की गई। इसे हर साल क्वाक्वेरली साइमंड्स द्वारा जारी किया जाता है। यह एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी की सूची प्रस्तुत करता है जो 11 संकेतकों पर आधारित होती है। इस साल पेकिंग यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः हांगकांग यूनिवर्सिटी और सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी का स्थान आता है। इस वर्ष भारत के 2 संस्थान को टॉप 50 में स्थान मिला है। वहीं टॉप 100 में भारत की टोटल 7 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। इन 7 यूनिवर्सिटीज में सबसे पहला स्थान IIT दिल्ली का है। वो इस वर्ष 44वें स्थान पर रहा। उसके बाद IIT बॉम्बे 48वें स्थान पर, IIT मद्रास 56वें स्थान पर रहा है। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश भारत में निम्नलिखित में से कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, BV नागरत्ना या फिर HJ कानिया।
अगला प्रश्न है, निपुण भारत पहल संबंधित है शिक्षा, साहित्य, अंतरिक्ष या फिर रोजगार। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। सही जवाब है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रेखा शर्मा, जयंती पटनायक, विजया किशोर रहाटकर या फिर बबीता चौहान। और सही जवाब है विकल्प सी यानी विजया किशोर रहाटकर। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जल्दी से इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी फिर से। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।